सबसे ज़्यादा तेज़ी से 1718 ने पर ये हुन किंग था जिसने 1717 में एक फरमान ये किया रॉबर्ट फर्नांडो पे, क्योंकि बाद में यही जो है बैटल ऑफ बक्सर का कारण बनता है ये वो 1717। इसमें इसने क्या किया था, इसने अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार दिया था बंगाल में। बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो प्रेजेंट डे को पूरा बंगाल स्टेट था। ड्यूटी ट्रेड मतलब मान लो कुछ पैसा दे दिया, 100 रुपया जामन ले रहा और उसके बदले में 5 इशू पूरे महीने हम ट्रेड करते और उस पास को बोलते थे दस्ता, क्योंकि 10 पत्र ये पाप आपको दिखाना होता था वो करके, तो इसलिए दस्तक आप पढ़िए। और यही दस्तक का मिसयूज बैटल ऑफ बक्सर का कारण आता है। फिर फ़र्रुखसियत को भी अब इस चीज़ क्या हुआ, एक ये 1712 में मैंने बताया कि हाज़र शाह बना। फिर आते हैं सैयद ब्रदर्स, ये हिंदुस्तान ये तीसरा ग्रुप था। 2 भाई हैं, इनको बोलते हैं किंग मेकर्स की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किंग मेकर्स कौन थे? सैयद अब्दुल्ला, मतलब सैयद अली। ये सैयद ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। सैयद ब्रदर्स वाज़ वन। ये दोनों भाई क्या करते हैं, उसको मार करके इसको राजा बनाते हैं। फिर 1718 में इसको मार देते हैं, अज़ीमुश शान राजा बनाते हैं। फिर अज़ीम को शान में मार के 3 महीने बाद गफीर शाह को राजा बनाते हैं। फिर 2 महीने बाद उसको मार के मोहम्मद शाह को राजा था। तो बहुत ही क्विक सक्सेशन में मुगल एक को अपनी मर्ज़ी से हटा देना, दूसरे को राजा बनाना, जो इतना पावरफुल मुगल एम्पायर था, तो उसको किंग मेकर बोला जाता है, ठीक? लेकिन मोहम्मद शाह जो राजा बनना था 1818 में, तो वो जो है बहुत लंबे समय तक, 48 तक, 30 साल। क्यों? क्योंकि राजा बनते ही पहला काम करता सैयद ब्रदर्स मरवाता है। चीज़ करो कोई साफ किया पहले और फिर जो है, लेकिन इस मोहम्मद शाह जो है, ये जो राजा बनता है, इसने असली रोल प्ले किया मुगल एम्पायर में डिक्लाइन। 30 साल राजा और इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना-देना नहीं था। सिर्फ जो है डांस, ये शराब के सब में रहता था। इसका नाम नहीं, हिस्ट्री में इसका नाम है मोहम्मद शाह रनिया। मोहम्मद शाह नाम के बहुत राजा हुए थे, बहादुर शाह ज़फ़र, मतलब वो मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला नाम से फेमस था क्योंकि एक डांसर की रूपवन उसके कहने पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ठीक है? शराब के नशे में रहता था, उसको कोई मतलब ही नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन से। जिसके कारण लोग जो है कल पावर्स इधर जो रीजनल वो अब धीरे-धीरे ट्रेस और इसीलिए इसकी पीरियड में अवध का जो एरिया है, अवध का जो गवर्नमेंट था, नवाब बहुत, वो अवध से एक तरह से राजा की तरह बिहेव करना शुरू हुआ, नहीं, बिहेव करना शुरू हुआ। मुर्शीद कुली खान हमवार में अलग नवाब की तरह बिहेव करने लगा। जो डक्कन में जो गवर्नर होता था निज़ाम, निज़ाम बोलते थे डक्कन के गवर्नर को, चिटकिलिच खान नाम था उसका, उस वो अलग अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करने लगा। ये जो बुलंद साम्राज्य था उसने यहाँ तो मराठा आ गए, यहाँ निज़ाम हो गया, ना कैसे भी करना शुरू हुआ उनका। कैसे हो तो वो अलग अभी दिसम हुए कोई असुर राजा मानना है, कोई इतना नाम है कई सौ साल से, तो ये अपना राजा की तरह बिहेव, ठीक? अभी भी लड़ने सब जाते हैं कोई, क्योंकि मुगलों का सिस्टम ऐसा था कि कोई लड़ाइयों में सारे लोग लड़ गया फिर भी सेना रहे, मनसबदारी सब जब बंदिश हो। तो इस तरीके से कमज़ोर होना शुरू। इसी बीच फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं 1739 में, 1739 नादिर शाह ने हमला किया केरल पे। नादिर शाह ईरान का शासक था। ईरान, अफ़गानिस्तान पूरा एरिया 1739 में हमला किया। तो ये कोई सब लड़ने जाते हैं इस जगह, वहाँ पे करनाल ने लड़ाई, करनाल की लड़ाई हुई, वो जीत गए। वहीं से वेल लेके बस जा रखा। ये सा यहाँ में जो नवाब था सादत खान, उसके दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने कहा शेर इसी कुछ जा रहे, दिल्ली में बहुत सारा बंद थे, तो उसका कुछ इंटरेस्ट रहा हो, नादिर शाह दिल्ली आया। दिल्ली में था कब तक न्यूज़ फैलने की नादिर शाह मर गए, तो लोग भीड़ सड़कों पर निकल के जश्न मनाने लगे। तो शायद से बहुत नाराज हुआ, उसने क्या किया, कत्लेआम वारंट इशू कर दी, जो हुई देखिए उसको मार शूट एट साइट है। टीबी दिल्ली में कत्लेआम करता रहा, बहुत लोग मारे गए। इन लोगों का शाह 20 बचाव करते किसी तरह से सेटल किया जी, भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर मोहम्मद शाह की बेटी की शादी नादिर शाह के बेटे से होगी, अब वो रिलेटिव बात है। तो नादिर शाह जब यहाँ से जाने लगा तो उससे समझाया कि भाई इतना बड़ा आपका नाम है,
इसी कारण तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था करमान से आगे बढ़ी। हाँ, तो क्यों भी खरीदेगा सो ना। लेकिन इसी बीच वही मालिक साहब, उसको पता था कि कोहिनूर डायमंड ये हमको गिफ्ट नहीं दे रहा है। हाँ, तो वो चलते-चलते स्टोरी है कि उसे कैसे रे खबर मिल गई थी, तो सुल्तान के उसमें है, मुकुट में। तो जब चलने हुआ, चूँकि हम लोग रिलेटिव हो गए हैं, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो फादर इन लॉज़ हैं, वो मुकुट बदलते हैं। तो हम चलते समय ये अचानक ये हुआ, जिसके कारण वो कोहिनूर डायमंड लेके चला गया। और जाते समय उसने सारद खान को बुलाया भरे दरबार को, बोला कि जो तुमने वहाँ प्रॉमिस किया था खजाना, अब मैं जा रहा हूँ ले आओ सबके सामने। अब ये बात सुन के सारद खान की पोल खुल गई और सारद खान ने जैसे सुसाइड कर लिया। तो ये है, बस ये चला रहा नादिर शाह। लेकिन उसी लड़ाई में एक सिपाही आया हुआ था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। वो सारा खेल देख रहा था कि अंदर से किस तरह से मुगल साम्राज्य खोखला हो गया। नादिर शाह के मरने के बाद अफगानिस्तान वाले हिस्से का वो राजा बना, और इसीलिए उसके बाद हर साल वो 1948 में जैसे ही इसकी डेथ होती है मोहम्मद शाह की, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली हर साल अटैक करता है, आके टॉप लेडर और टेंडर से विल्स लेके आता है। और आने के बाद इतना ही नहीं, आता है कि यहाँ तो अपने पसंद का प्राइम मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, और ये लोग सिंधिया लोग अब्दुल बसर का प्राइम मिनिस्टर बनाते। इसी तरह से कहानी चलती रहती। सर, ये पूरा वीक हो गया। अब इधर अभी तक ये जो बना है, इससे कैसे अंग्रेज इसमें आते हैं, क्या टाइम बड़ा होता है 145 145 अभी? हाँ, ठीक है। अंग्रेज अब इस बीच क्या हो रहा है कि इस जगह अंग्रेज थोड़ा थोड़ा चुके कब्जा कर चुके हैं यहाँ पे। और इस बीच मैसूर में हैदर, ये टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब भी तो चल रहा है। बंगाल से कोई अंग्रेज नहीं चल सकता। अब क्या हुआ, इस बीच लोग कहते थे वो साम्राज्य जैसा सर्विस नहीं किया मुर्शिदा। तो ये लोग मुर्शिद कुली खान ने बनाया अपना, होते होते वो सीधे आ जाते हैं, सीधे सरडी टू बेसिक्स की बात करते हैं। उस समय वहाँ एक नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक, तो मुर्शिदाबाद में जो है ये लोग फोर्टिफिकेशन लग रहे थे, ईस्विया कंपनी का किलाबंदी कर रहे। तो इसने मना किया कि भाई बिजनेस के लिए तुम लोगों को किला क्यों बना रहे, नहीं माने होंगे शायद। किसने सेना भेजी, उन्होंने जाके तोड़ दिया। उन्होंने असर कि नैनों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जून का महीना था, सफोकेशन से वो लोग मर गए। अब इसको प्रमोट किया गया, ब्लैक कॉन ट्रेजेडी बोलते हैं, ब्लैक कॉन ट्रेजेडी 1756। ठीक, अब जब ये बात हल्ला फैला आगे डिटेल जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया अब इससे बदला लेना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाई जो है उस समय हम कोशिश थी मद्रास की। तो ये हुआ कि भाई बदला लेना है तो कैसे जाए ना, तो भाई रास्ता क्या की रास्ता मतलब है ये तो सिर्फ कटपुर में। तो नेवल पावर थी, तो बोट से इधर से 3-4 बोट में भर के पाई लोग पहुंचे बंगाल। वहां पहुंचे, देखे अरे बंगाल साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, बहुत रिच है, बंगाल आदि इतनी बड़ी है, इनसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो फिर उसने कॉन्स्पिरेसी की तो उसके बकाल से जो मीर जाफर था, मेन सेनापति इनका था, उसको बुला लिया कि भैया इसके बाद तो भी बन जाना। वहाँ जदद से एक उसके जो फाइनेंसर, उससे मिल गए कई लोग कॉन्स्पिरेसी की। और उसके बाद से जो है 1757 में और प्रोडक्ट बढ़ गया वहाँ। इसी तरह 57 में एक बार आई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ प्लासी में वही मीर जाफर उधर चला गया, सेनापति ही जब उधर चला गया सेना के साथ, तो फिर क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला मारा गया। और ये मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया। अभी इतने पावरफुल नहीं हुए थे, सोच रहे तो समझ नहीं बात कि जब नहीं सब कुछ हो गया कि हम तब जाकर मिल जाओ। मीर जाफर ने शुरू में की डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश की, राइट। जब लगा कि अब मीर जाफर हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, जिन्होंने उसको हटाया और मीर कासिम को बना दिया उसका समय नियुक्त। मीर कासिम ने भी शुरुआत पर डिमांड पूरी करने की कोशिश की, पैसा वैसा को। लेकिन उसी दिन जब वो दस्तक का मिसयूज बंगाल में बहुत गहरी होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जो अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार मिला था उसका वो मिसयूज करने लगे। जैसे यहाँ मान लीजिए आप आपने पास इशू कराया, लेकिन जब ये व्यापार करने जा रहा है वही पास लेके जा रहा है, ये भी जा रहे, दो ये भी जा रहे, तो सबका ड्यूटी फ्री ट्रेड हो गया, पास एक ही बना है। सरकारी खजाने में भी पैसा नहीं गया और टैक्स भी नहीं मिल रहा। तो अगर मान लो मैं इंडियन हूँ, मैं एक पेट बेच रहा हूँ 10 रुपए का, उस 1 रुपया टैक्स लग गया, तो 11 से कम में बेच ही नहीं सकता।
बट आपके मम्मी को नहीं लगा, तो आप 10 का 10.5 भी बेचोगे या 11 भी बेचोगे, तो यू आर अर्निंग मनी, राइट? तो जिसके कारण जो लोकल बिजनेस, लोकल हैंडीक्राफ्ट सब खत्म हो जाते हैं। और बंगाल में लोकल लेवल से जरिए पहले शो। मीर कासिम ने जब ये लेखा तो उसको बोला कि यार अब ये कैसे करे, तो फरमान तो गूगल किंग ने इशू किया था, टेक्निकली अभी भी गूगल किंग बादशाह था, हिंदू बादशाह। तो उसने क्या किया कि लोकल लेवल में क्या किया कि सबके लिए ड्यूटी फ्री कर दिया, बोला वैसे ही इनका बिजनेस डूबा हुआ है, सबके लिए बराबर कर दो, फर्क क्या पड़ेगा। जब ये किया तो अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गया है भाई, तो फिर वो मामला थोड़ा गर्म होने लगा। तो जैसे ही कुछ माहौल गर्म होने लगा, तो फिर मीर ताब क्या हुआ, अपनी आर्मी के साथ वहाँ के भाग के छोड़ते हुए ना, कि उसको लगा बेडरूम होती है। और फिर से मीर जाफर को बना किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो वो द नवाब ऑफ बंगाल, तो मीर जाफर आंसर है, क्योंकि मीर कासिम भाग गया था। मीर कासिम भाग कर ये पहुंचा इलाहाबाद, वही प्रयाग। क्योंकि मैंने बताया था कि जब अहमद शाह अब्दाली आता था तो यहाँ का राजा भाग जाता था, वो अपना कैंडिडेट उठाता था, राइट? तो यहाँ पे सारा आदम राजा था, वो आकर इलाहाबाद में इलाहाबाद किले जो था, और यहाँ का नवाब तो था ही, और उसके अंदर नवाब ये डी से पहुंचा, ही पहुंचा। मुगलों की आर्मी में थी, उधर जो उसकी वाली आर्मी थी, शाहनवाज ने, प्लस अवध का नवाब ये पहुंचा, करना चला लाइव पेंबॉल इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो गलावत करने के, तो हमें दिल में बढ़ना चाहिए, समझाया, बात समझ आ गई। तीन मुगल तीन ने बोला कि हाँ ऐसा करते हैं। तो अब ये हुआ माहौल लड़ाई चल। अब होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर जो होता है, तो बक्सर की लड़ाई के जस्ट एक रात पहले साथ शुजाउद्दौला के दिमाग में आता है यार, कितनी बड़ी बंगाल आर्मी, जो हमारे आर्मी मुगल किंग की आर्मी है, बंगाल आर्मी इसकी साथ आएंगी कैसे, कल जीत पक्की है अंग्रेजों के सामने। इस मीर कासिम की क्या जरूरत है, कौन सा ये ऑथेंटिक नवाब बना बैठा है 2 साल से, तो नवाब साहब भाई इसको हटा रहे थे, गनवॉल में मेरा, ऐसा उसको दिमाग में आता है। तो उसने क्या किया, मीर कासिम को बंदी बना दी, एक रात पे छुपा न्यूज़ स्प्रेड नहीं हुई, लेकिन किसी तरह से ये न्यूज़ सुबह सुबह स्प्रेड हो गई, और आपस में ही लोग लड़ गए, जिसके कारण लोग हारने के कारण क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने मुगल की आगे की थी, इसने हारने वाले तो रुक गए, बल्कि कोलाबत बैठा था वहाँ पे, फिर हुई एक ट्रीटी, इलाहाबाद की सदी। उस ट्रीटी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकारी, दीवानी राइट्स अंग्रेजों, तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के दो ही अधिकार है, एक रेवेन्यू कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ से शुरू होता है डुअल गवर्नमेंट में कॉल, रेवेन्यू कोई और कलेक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कर रहा है। सब दिया क्यों को, मतलब एक्सेस क्यों दिया कनेक्ट जो? तो हाल है कि नहीं लोग, अच्छा नहीं नहीं, मतलब हाई रेट इसलिए नहीं बस। हाथ को ये तो वो हाथ खारे हुए हैं, आपको समझौता करा है ना, तो अगर कैप्चर नहीं किया वो बस वो कैप्चर, वो तो धीरे धीरे नहीं हुआ है, मेरी समस्या से पहले की सेटल हो जाएगी, तो उन्होंने ट्रिवेलिंग कलेक्शन जारी का, और नजमुद्दौला नाम का एक पपेट को वहाँ पठा दिया। अब भैया एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहा है और पैसा ही दे, मान लो कोचिंग है, फीस जो है आप जमा कर रहे हैं और फीस वो लोग लेके चले जाए, मैं आओ दूसरी का टीम ने तो पैसा दे दिया हुआ है, मैं बढ़ाने आऊँ क्या मार्केट, अब आओ पढ़ाई है, निका मार्केट ही नहीं है, पैसे ली क्या क्या, पैसा कोई और ले जा रहा है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी किसी और की थी, और मेरी वो और सेलेक्ट कर रहा है, खाने में जा रहे हैं, कह रहा रिपोर्ट कर दिया हो, उन्हें अरे बात ऐसी से ना हो गए। तो बाद में इसी खराब एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके उन्होंने बंगाल को पूरा ये है, इस तरह से बंगाल सबसे बड़ा प्रॉविंस अंग्रेजों में करता है। अब जब बंगाल आ गया धीरे धीरे, फिर वो सब चीजें सेटल हुई, तो इस बीच के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक्चुअली प्राइवेट कंपनी थी, उसे बहुत सारा लोन लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, वहां से कार्य टोटल। लेकिन वो देखा, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा यार कि कंपनी लोन पे लोन दिए जा रही है, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो अमीर हुए चले जा रहे हैं, कंपनी तरी हो रही है, कंपनी की लोन ही हो रही है, क्या चक्कर, हाँ? क्यों बोलो, बहुत सारा करप्शन में इन्वॉल्व है, जो वहाँ से पैसा आ रहा है वो उसी तरीके से आता है, कंपनी को फायदा नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा कि इस कंपनी का कंट्रोल करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया कि पहला एक एक्ट पारित किया 1773 में, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसके जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो उस समय उस एरिया का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। ध्यान रहे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर एट द टाइम, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। और
इसी में बोला गया थे भैया ये जो तुम लोग रूल कर रहे हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम लोग ये अधिकार तुम्हें दे रहे हैं 20 साल, एंड आफ्टर 20 years इट विल बी रिव्यूड, 20 साल बाद हम उसको रिव्यू करें। इसीलिए और सबको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पता है हर 20 साल बाद 1793, 1813, 1833, 1853 एक चार्टर एक्ट आता था हनी सर। वो चार्टर एक्ट क्या करता था, 20 साल को लेकर बढ़ा देता था अधिकार। ठीक। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं होते हैं, वो हम ये पढ़ रहा है सोशल डेवलपमेंट क्वालिटी एक्ट है, तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक। और इसी में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, सेंट्रलाइज किया गया सर। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर था। 1828 से 1835 इसका टेन्योर है, इसीलिए ऑटोमेटिकली पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब आता थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी चलती। 1853 वाले में ये नहीं बोला था कि 20 साल की हुई है, सो क्योंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी का पीरियड था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 था। उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इसके पहले लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने सब्सिडियरी अलायंस लाया। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, वो ब्रिटिश पैरामाउंसी को एस्टेब्लिश करना चाहता था। वो देशी जितने भी राय महाराजा है उनमें कहता था भैया तुम मान लो कि ब्रिटिश साम्राज्य तुमसे ऊपर है, हम तुम्हारी सुरक्षा के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे करेंगे भाई, एक आर्मी आपके कैपिटल में रहेगी, ठीक, यूनिसा की, उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, और एक ब्रिटिश मेरा रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश रेजिडेंट को होते थे वो रहेगा, वो आपको सलाह देगा। ये काम राजा इसको भी तो कर सकता था कि अभी से खर्चा उसी को उठाना है, सब कुछ उसी को उठाना है। लेकिन इस केस पे क्या था कि बगल वाला हमला करेगा तो वहाँ कामी सेना है, यहाँ भाई उड़ा सकते हैं ना ब्रिटिश वाले, इस तरीके से ये सिस्टम शुरू हुआ। डलहौजी ने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप की ये था कि अगर कोई भी राजा है उसका कोई उत्तराधिकारी ही है, कोई बेटा नहीं है, तो क्या होगा कि वो वही ऑब्वियसली गोद लेते हैं, तो गोद लेके तो उनको इस इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन अगर नहीं मिली, उत्तराधिकारी नहीं है, दैट स्टेट विल लैप्स टू ब्रिटिश इंडिया, मतलब टू लैप्स का दम मिल जाएगा ब्रिटिश इंडिया, और परमिशन होती नहीं। यही वो कारण था कि झांसी की रानी का विरोध क्या था, यही था कि उन्होंने बोल दियो लिया था बेटा गंगाधर राव को अ, वही तो इनके फारस तो क्या गंगाधर अपने गंगाधर सर आज नहीं करना। जो भी है, तो दिया था वो जो है सर, इसीलिए जो है वो रिमोट करी थी क्योंकि उनका झांसी मिलने वाला था। कानपुर में नाना साहब एक और किया था कि सारे लोग रिमोट अपने हित के लिए किए थे, कोई फ्रीडम सडल जैसा कोई शाखा नहीं, इसकी वजह से बता दिया गया। ठीक है, ये सब अपने में लड़ रहे हैं, और झांसी की रानी ने राज्य मिलाए जाने बाद वो लड़ेगी। ये कानपुर में नाना साहब ने रिपोर्ट किया था, है कि नहीं पता। तो नाना साहब कौन थे, यानी पेशवा वगैरह का जो कहानी चल रहा था उसी में जो पेशवा के बाद है, बालाजी भी सुना, बालाजी बाजीराव सेकेंड एक आया पेशवा, उसके समय में अंग्रेजों ने उसको हरा दिया। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर के बाद वो साम्राज्य मिला लिया आपने में, और पेशवा वो वहां से क्या बोलते हैं दूसरी जगह भेज दिया है ना, उस एरिया से शिफ्ट करना था, यानी कोई गड़बड़ ना हो। तो इन्होंने कानपुर के बाद बिठूर एक जगह है वहां पे उन्होंने जागीर दे दी। ठीक है, कि जाइए राबत दी दी जाती है, आप बाहर आइए और पेंशन दे दी पेशवा। ठीक है, अब जब वहां पे थे तो उसका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था नाना साहेब। ठीक, अब वो नाना साहेब जो है जब पेशवा की डेथ हुई तो पेंशन रुक गई, कि नाना साहब को पेशवा पेंशन रजिस्टर कर दी, लेकिन उन्होंने वो माने करी थी, समझ में आया? और चूंकि मैंने आपको बताया ये मराठा कन्फेडरेसी थी, ये सारे ऊपर 28 से सिंधिया मराठा, कन्फेडरेसी का आलम ये था सिंधिया बड़े राजा से इस एरिया में, उसके अंदर में झांसी था। ठीक है, तो ऐसे कर दे साहब वो राजा, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे राजा जो उससे तो वहां तक साहब सम्मान थे। तो इस तरीके से झांसी, और ये मराठा ही थे सब पेशवा वहाँ गए हुए, सिंधिया आ लिए। झांसी की रानी कमदास पड़ी हुई शायद पड़ी कभी। वही है ना खूब लड़ी यस सर, हाँ बड़ी
सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। उसपे थी लाइन आती, नाना के संग खेली थी वो नाना के संग, तो नाना कौन, यही नाना साहब की बात हो रही है, पेशवा बेटे, ठीक है। तो मराठा से समय पूछ जा, तो ये सारे लोग उस रिपोर्ट का मैंने पढ़ना, अब ये पढ़ना है। तो अंग्रेज सरकार को तो पता जब तक कार्रवाई चल रही, इसीलिए उसने बोला कि भैया अब तुम्हें ये अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन कभी भी इंग्लिश गवर्नमेंट आपसे ले सकती। वही हुआ, 1857 पे रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट वो सप्रेस किया गया, और सप्रेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला तो भैया ईस्ट इंडिया का 1858 में ऑर्डर इश्यू हो गया, और ब्रिटिश साम्राज्य जो इंडिया के अंदर था, उसको मतलब क्वीन ऑफ क्वीन को जो है ब्रिटिश क्वीन, क्वीन ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया गया, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को, इंडिया की साम्राज्य को ब्रिटिश आ रही है। तो वो पहली बात। अब उसके बाद जो एक्ट आदि शुरू हुए, आपको हुए, उसका नाम है ईटीएफ काउंसिल एक्ट। तो पहला एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, फिर 1909 में मॉडल कंट्रोल रिफॉर्म्स, 1990 में मॉन्टेन्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। इस तरीके से ये सारे एक्ट आते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे जो अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। इसके बाद अब लोगों अवेयरनेस होनी शुरू की, एजुकेशन हुई, बहुत सारी ऑटिस पहले उस समय पहला, उसी में फिर लीडर्स चलो जैसा कुछ सुख नहीं था उस समय। इन बाद में लोगों के अधिकार और सबको लेकर के कांग्रेस से सभी उसके पहले इंडियन एसोसिएशन और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने जो इस तरह के स्ट्रगल्स की बात करते थे, जो मर्जों के बाद में 1885 में कांग्रेस बन गए। कांग्रेस फ्रीडम की बात नहीं कर रही थी, नॉर्मल स्ट्रगल था, लोगों की राइट्स की बात होती। उस समय आइडिया ही नहीं था कि अभी भी प्रेगनेंट एजेंसी को का था। और बाद में जब बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय ये सब बहुत पूरे हुए, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये मेन लीडर्स है जिन्होंने सेल्फ रूल की बात करनी शुरू की। इंडिपेंडेंस बात अभी भी नहीं होती है, सेल्फ रूल, अगर हमें अपना अधिकार चाहिए रूल करने का, ऊपर आ रहो पीले करनी है, ठीक। लेकिन फिर धीरे धीरे अधिकार, अच्छा, स्पीच क्या हुआ 1905 में, पूरा बैकग्राउंड में बताता हूँ। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्यों बंगाल हुआ, क्योंकि बड़े हो गई थी मूवमेंट की, ये बात हो रही थी, राइट्स वगैरह की बात हो रही थी, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो अब लगा कि भाई ये बंगाल सबसे ज्यादा अवेयर स्टेट था, पढ़ाई लिखाई कॉलेज वॉलेज सब हमने नमी सर्विस कैसा करता था, ही तो कैपिटल था सब। तो लगा कि भाई ये लोग डिमांड कर रहे हैं प्रेस बना, प्रेस ड्यूअली बनाओ, उसी एरिया में लोग अखबार पढ़ने और सबसे अवेयरनेस फैलनी सीखती। तो लगा कि यार कैसे बांटा जाए समाज को? तो सबसे पहला मूवमेंट लगा कि यार हिंदू मुस्लिम की बेसिस पे कर सकते हैं, देखिए ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेंट था, वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा था वो, वेस्ट बंगाल मतलब इंक्लूडिंग बिहार की हिस्सा हिस्सा हिंदू डोमिनेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के नाम पे पहली बार पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन के साथ। उस पार्टीशन का विरोध होना शुरू हो भयानक, और एक मूवमेंट चला जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। उस स्वदेशी मूवमेंट में ही एक आनंद मठ नामक एक किताब लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ एक किताब लिखी थी, जो 18 सेंचुरी में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था आसाम में, उसको थीम बना के किताब लिखी गई थी आनंद मठ। उस आनंद मठ के अंदर एक पोयम थी, वंदे मातरम। उस वंदे मातरम का जो एक स्टैंजा है, जो कि अभी राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को ही उन्होंने उस मूवमेंट का सॉन्ग बनाया, ठीक है, पहली बार स्वदेशी मूवमेंट, बड़े रेव के मूवमेंट हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो ये हो नहीं पाया। तो उन्होंने थोड़ी साजिश करी, फिर 1906 में मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग ढाका में बना था, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में बनाए, ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906। और फिर धीरे धीरे ये बात शुरू होनी शुरू हुई। फिर उन्होंने थोड़ा और करने के लिए सिस्टम को क्या किया, 1909 में जो मॉडल विंडो रिफॉर्म्स आया। अच्छा, जब 1858 में जब ब्रिटिश इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, तो वहाँ भी एक मिनिस्ट्री बनी, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, अलग मंत्रालय होते थे। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स करके एक मंत्रालय बनते हैं, उसमें जो मंत्री होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उस समय से जो भी बड़े ऑर्डर इशू होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और यहाँ के इंडिया में गवर्नर जनरल, इन दोनों का नाम रहता।
तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मिंटो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड मॉर्ले वर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इस पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये क्या सिस्टम है भाई, इसमें क्या है कि किसी एरिया में फिक्स हो गया कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो, जी ये तो अभी भी होगा एस सी एस सी के लिए, वो तो रिजर्वेशन हो, ये वोट तो सब लोग देते हैं, उसमें क्या मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ, वोट सिर्फ मुस्लिम लोग के, तो जब सिर्फ मुस्लिम दे रही है तो उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं से के लिए होगी ना, मुस्लिम की। तो अगर मान लो समाज में फिर बंटवारा शुरू हुआ, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इनको गाली देगा, ये सपोर्ट करेगा, तो समाज झगड़ा शुरू हो। ये कहानी शुरू हुई 1900 का। इसीलिए 1914-15 में पहली बार इंडिया में कम्युनल राइट्स का इतिहास पहली बार आया थी, था या रागो मार्क जो शुरू हुई उस समय, क्योंकि ये शुरू हुई आपकी। अब ये चूंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तो इसीलिए 1919 के उन्होंने क्या किया, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे। सिखों फिर उसके पहले तक से कि हिंदुइज्म का पार्टी थे, इवन जो गुरुद्वारा वगैरह थे उसमें महंत हुआ करते थे, जो नॉमिनेट पुजारी महंतों के अंडर में था, गुरुद्वारा मूवमेंट हुआ 1924 तक। तो ये हमें इन्होंने फिर उसके बाद ये दिया, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टेड, इस तरीके से चीज़ें चल रही है। इसी नीचे हम 1922-23-24 के आसपास जो क्रांतिकारी मूवमेंट है, भगत सिंह, चंद्रशेखर से ये ये एक मुगल किंग था जिसने 1717 में एक फरमान ये किया, रिवॉर्डेड फरमान वापिस, क्योंकि बाद में यही जो है बैटिंग ऑफ बक्सर का कारण बनता है, ये रूल 1717। इसमें इससे क्या किया था, इसने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार किया था बंगाल में। बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो प्रेजेंट देखो पूरा बंगाल स्टेट। यूबी ट्रेड मतलब मान लो कुछ पैसा दे लिया, सब पे जामन ले रहा, और उसके बदले में पास इशू, पूरे वही में आप ट्रेड करते। और उस पास तो बहुत थे 10 तक, क्योंकि 10 पर ये पाप आपको दिखाना होता था वो के, तो इसी 10 तक तरह पड़ी है। और यही 10 तक का मिसयूज बैटल ऑफ बक्सर का कारण बनता है 7 हो। फिर फारूक सियर को भी, अब इस चीज क्या हुआ, एक ये 1712 में मैंने बताया यहाँ से शाह बना। फिर आते हैं सैयद ब्रदर्स, ये हिंदुस्तानी, ये तीसरा ग्रुप था, दो भाई है, इनको बोलते हैं किंग मेकर्स की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किंग मेकर्स कौन के, सैयद अब्दुल्ला और सैयद अली, ये सैयद ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, सैयद ब्रदर्स ससवान। ये दोनों भाई क्या करते हैं, उसको मार करके इसको राजा बनाते हैं। फिर 1718 में इसको मार देते हैं, अजीनुल शान राजा बनाते हैं। फिर अजीब को शान को मार के 3 महीने बाद हफीज शाह को राजा बनाते हैं। फिर 2 महीने बाद उसको मार के मोहम्मद शाह को राजा बनाते हैं। तो बहुत ही क्विक सक्सेशन में मुगल लीग को अपनी मर्जी से हटा देना, उनसे राजा बनाना, जो इतना पावरफुल मुगल पाया था, इसलिए तो किंग मेकर हुआ है। ठीक, लेकिन मोहम्मद शाह जो राजा लंबा सर की नेटी में, तो वो जो है बहुत लंबे समय तक, 48 तक, 30 साल। क्यों? क्योंकि राणा बत्ते पहला काम करता सही मदद मरवाता है, ठीक करो कोई साफ किया पहले, और फिर न, लेकिन इस मोहम्मद शाह जो है, ये जो राजा बनता है, इसने असली रोल प्ले किया मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में, 30 साल राजा। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ जो है डांस, ये शराब के सब में रहता था। इसका नाम ही, इसीलिए इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह नाम के बहुत राजा हुए, बहादुर शाह जफर, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला नाम से फेमस था क्योंकि एक डांसर की रूप वन उसके कहने का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ठीक है, शराब के नशे में रहता था, उसको कोई मतलब ही नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसके कारण लोग जो है कद पावर्स इधर इधर जो रीजनल, वो अब धीरे धीरे, और इसी लिए इसकी पीरियड में अवध का जो एरिया है, अवध का जो गवर्नर था दबाव बहुत, वो अलग से एक तरह से राजा भी इधर बिहेव करना शुरू हुआ, नहीं बिहेव करना शुरू हुआ। मुर्शीद कुली खान हमदान में अलग नवाब की तरह बिहेव करने का, जो डकट में जो गवर्नर होता का निज़ाम, निज़ाम बोलते थे डकट भी गवर्नर को, निज़ाम चिटकिलिस खान नाम था उसका, उसमें वो अलग अपना इंडिपेंडेंट बिहेव बने लगा। ये जो मुगल साम्राज्य था उसने यहाँ तो मराठा आ गए, यहाँ निज़ाम हो गया, न कैसे भी करना शुरू हुआ ना, कैसे होगा वो अलग। अभी भी सब मुगल कोई असुर राजा मानते हैं, वीरना नाम है कई सौ साल से, तो इन अपना राजा की तरह बिहेव, ठीक।
अभी भी लड़ने सब जाते हैं भाई, कोई क्योंकि मुगलों का सिस्टम ऐसा था कि कोई लड़ाई हो तो सारे लोग रहेगा, फिर भी सेना दे अंसरदारी सिस्टम जो बंदे शुरू, तो इस तरीके से कमजोर होना शुरू हुआ। इसी बीच फाइनल नेद न कॉफिन जिसको बोलते हैं 1739 में, 1739 नादिर शाह ने हमला किया। नादिर शाह ईरान का शासक था, ईरान अफगानिस्तान पूरा एरिया 1739 में हमला किया। तो ये कोई सब लड़ने जाते हैं इससे गए, वहाँ पे करनाल ने लड़ाई, करनाल की लड़ाई हुई, वो जीत गए। वहीं से वह लेके जा रहा था ये साथ, यहाँ में जो नवाब था सादत खान, उसका दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने कहा कि अरे इसी कुछ जा रहे दिल्ली में बहुत सारा बंद है, तो उसका कुछ इंटरेस्ट रहा हो। नादिर शाह दिल्ली में था, कब तक न्यूज़ फैल नहीं कि नादिर शाह मर गए। तो लोग इन सड़कों पर निकल के जश्न मनाने लगे। तो शायद से बहुत नाराज हुआ, उसने क्या किया, कपलेआम का ऑर्डर इशू कर दी, कोई जो भी देखे उसको मार, शूट एट साइट है। 3 दिन तक दिल्ली में कपलेआम चलता रहा, बहुत लोग मारे गए। इन मोहम्मद शाह ने 20 बचाव करते किसी तरह से सेटल किया, ली भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर मोहम्मद शाह की बेटी की शादी नादिर शाह के बेटे से हो गई। अब वो रिलेटिव बात है। तो नादिर शाह जब यहाँ से जाने लगा तो उससे समझाया कि भाई इतना बड़ा आपका नाम है, इसी कारण तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रहे थे करमान से आगे बढ़, हाँ, तो क्यों भी खरीदेगा, उसको समझाया हमने। लेकिन इसी बीच वही नादिर शाह, उसको पता था कि कोहिनूर डायमंड ये आपको गिफ्ट नहीं दे रहा है, हाँ, तो वो चलते चलते इस हिस्ट्री इस स्टोरी है कि उस कैसे वे खबर मिल रही थी, तो सुल्तान के उसमें है, मुकुट में। तो जब चल रहे हुआ, चूंकि हम लोग रिलेटिव हो गए हैं, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो फादर इन लॉज हैं वो मुकुट बदलते हैं। तो हम चलते समय ये अचानक हिम हुआ, जिसके कारण वो कोई डायमंड लेके चला गया। और जाते समय उसने सादत खान को बुलाया, वह दरबार वो बोला कि जो तुमने वहाँ प्रॉमिस किया था खजाना, अब मैं जा रहा हूँ ले आओ सबके सामने। अब ये बात सुन के सादत खान की पोल खुल गई और सादत खान ने ऐसे सुसाइड कर लिया। तो ये है, ये चला गया नादिर शाह। लेकिन उसी लड़ाई में एक उसका एक सिपाही आया हुआ था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। वो सारा खेल देख रहा था कि अंदर से किस तरह से मुगल साम्राज्य खोखला हो गया। नादिर शाह के मरने के बाद अफगानिस्तान वाले हिस्से का वो राजा बना, और इसीलिए उसके बाद हर साल वो 1948 में जैसे ही इसकी डेथ होती है मोहम्मद शाह की, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली हर साल अटैक करता है, आके टॉप बंदर और ट्रिगर से विल्स लेके जाता है। और आने के बाद इतना ही नहीं आता है, यहाँ अपने पसंद का प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ठीक है। और ये लोग सिंधिया दो अब पसंद का प्राइम मिनिस्टर बनाते, इसी तरह से कहानी चलती रहती। स्ट्रक ये पूरा वीक हो गया। अब इधर के जो बना रहा है, इससे कैसे अंग्रेजी इसमें आते हैं, क्या टाइम में होता है 145 145 अभी है, ठीक है। अंग्रेज अब इस बीच क्या हो रहा है कि इस जगह अंग्रेज थोड़े थोड़े आ चुके, ठीक है, जगह चुके हैं यहाँ पे। और इस बीच मैसूर में हैदर, ये टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सब भी तो चल रहा है। बंगाल में कोई अंग्रेज नहीं रह सकता। अब क्या हुआ इसी बीच, वो फैक्ट है कि साम्राज्य जैसा सर्वेश नहीं है वो सीधा, तो ये लोग मुशीपुली खान ने बनाया अनाउंस होते होते वो सीधे आ जाते हैं, सीधे 1756 की बात करते हैं। उस समय वहाँ नवाब था सिराजउद्दौला, ठीक। तो मुर्शिदाबाद में जो है ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, ईस्ट या कम दीवार किलाबंदी कर रहे। तो इसने मना किया कि भाई बिजनेस के लिए तुम लोगों को किला क्यों बना रहे, नहीं माने होंगे शक। इसने सेना ले ली, उन्होंने जाके तोड़ दिया। तो अपर कैनिनो को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। जून का महीना था, सफोकेशन से वो लोग मर गए। अब इसको प्रमोट किया गया, ब्लैक कॉन ट्रेजेडी बोलते हैं इस, ब्लैक कॉन ट्रेजेडी 1756, ठीक। हम जब ये बात हल्ला फैला अंग्रेज ब्रिटेन जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें इससे बदला लेना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाई के समय यहाँ वो सिद्धि मद्रास के, तो ये हुआ कि भाई बदला लेना है तो कैसे चाहिए ना, तुम्हें रास्ता दे, रास्ता मतलब है लेकिन दूसरों के कंट्रोल में। तो नेवन पावर थी, तो बोर्ड से इधर से 3-4 वोट में बढ़ पाई, पहुंची मक्का। वहां पहुंचे, देखिए अरे बंगाल साम्राज्य को बहुत बड़ा है, बहुत रिच है, बंगाल आती इतनी बड़ी है, इनसे तो कोई लड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं हो सकता, तो क्या होगा, तो फिर उसने कॉन्स्पिरेसी की तो उसने बंगाल से जो मीर जाफर खान सेनापति का था उसको भी ला लिया भैया, इसके बाद तो भी बन जाना। वहाँ जदत शेख है, उससे जो फाइनेंशियल
उससे मिल गए, कई दो कॉल्स मेरे से की, और उसके बाद से जो है 1757 में वो प्रोडक्ट बढ़वानी सी, तब 57 में एक लड़ाई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ प्लासी में वही मीर जाफर उधर चला गया, सेनापति जब उधर चला गया सेना के साथ, तो फिर क्या हो, तो सिराजुद्दौला मारा गया, और ये मीर जाफर को ढूंढना हो पड़ा। अभी इतने पावरफुल नहीं हुए तो सोच रहे, समझ नहीं पा के जल्दी सब कुछ हो गया कि हम अब जाकर मिल जाओ। मीर जाफर ने शुरू में की डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश की, राइट। जब लगा कि अब ये जाफर हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है, फिर उन्होंने उसको हटाया और मीर कासिम को बना दिया उसका सामने नियुक्त। मीर कासिम ने भी शुरुआत पर डिमांड पूरी करने की कोशिश की, पैसा वैसा को, लेकिन उसी ने जब वो दस्तक का मिसयूज बंगाल में बहुत गहरी होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जो अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार मिला था उसका वो मिसयूज करने लगा। जैसे यहाँ मान लीजिए आप आपने पास इशू कराया, लेकिन जब ये व्यापार करने जा रहा है वही पास लेके जा रहा है, ये भी जा रहा है, दो ये भी जा रहा है, तो सबका ड्यूटी फ्री रेट हो गया, पास 80 बना है, सरकारी खजाने में भी पैसा नहीं गया और टैक्स भी नहीं डलना। तो अगर मान लो मैं इंडियन हूँ, मैं एक पेप बेच रहा हूँ 10 रुपये का, उस पर 8 रुपये टैक्स लगे तो 11 से कम मैंने में बेच ही नहीं सकता। बट आपके ऊपर मैं यूँ नहीं लगा, तो आप 10 का 10.5 भी बेचोगे या 11 भी बेचोगे, तो यू आर अर्निंग मनी, राइट। तो जिसके कारण जो लोकल बिजनेस लोकल हैंडीक्राफ्ट सब खत्म होने लगे। अब बंगाल है लोकल लेवल से जरिए पहली शो। मीर कासिम ने जब ये देखा तो उसको बोला कि यार ये कैसे करे, तो फरमान तो मुगल किंग ने इशू किया था, और टही गली अभी भी मुगल किंग बादशाह था, तो उसने क्या किया, ये लोकल लेवल में क्या किया, ये सबके लिए ड्यूटी फ्री कर दिया। बोला वैसे ही मेरा बिजनेस डूबा हुआ है, सबके लिए बराबर कर दो, फर्क क्या पड़ेगा। जब ये किया तो अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गया है भाई, तो फिर वो मामला थोड़ा गर्म होने लगा। तो जैसे ही कुछ माहौल गर्म होने लगा, तो फिर मीर ताउन ने क्या हुआ, अपनी आर्मी के साथ वहाँ के भाग गया, छोड़ के बंदा कि उसको लगा जरूरत थी, और फिर से मीर जाफर को बना किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो वो तो नवाब ऑफ बंगाल, तो मीर जाफर आंसर है, क्योंकि मीर कासिम भाग गया था। मीर कासिम भाग करके पहुंचा इलाहाबाद, वही प्रयाग, क्योंकि मैंने बताया था कि जब अहमद शाह अब्दाली आता था तो यहाँ में राजा भाग जाता था, वो अपना कैंडिडेट उठाता था, राइट। तो यहाँ पे शाह आलम राजा था, वो भाग कर इलाहाबाद में इलाहाबाद के लेते था, और यहाँ का नवाब तो था ही अवध के अंदर से नवाब। ये भी जब पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मुगलों की आर्मी में थी, उधर जो उसकी वाली आर्मी थी शाह आलम में, प्लस अवध का नवाब। ये पहुंचा पन्ना के आज बंगाल इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो कल अवध कर लेंगे, तो हमें मिल के करना चाहिए, समझाया, बात समझ आ रहे। तीन मुगल टीम ने बोला कि हाँ ऐसा करते हैं। तो अब ये हुआ माहौल लड़ाई का। अब होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब 70 बैटल ऑफ बक्सर जो होता है, तो बक्सर की लड़ाई के जस्ट एक रात पहले साथ शुजाउद्दौला नवाब के दिमाग में आता है यार, कितनी बड़ी बंगाल आर्मी जो हमारे आपकी मुगल किंग की आर्मी और बंगाल आर्मी इसकी साथ आगे कैसे कल जीत पक्की है हरियों के सामने। इसलिए कासिम भी क्या ले रहे, कौन सा ये ऑथेंटिक नवाब बना बैठा है 2 साल से, तो नवाब साहब भाई इसको हटा रहे थे, बंगाल में मेरा ऐसा उसको दिमाग में आता है। तो उसने क्या किया, मीर कासिम को बंदी बना के एक रात पर है छुपा, और न्यूज़ स्प्रेड नहीं होने, क्योंकि किसी तरह से ये न्यूज़ सुबह सुबह स्प्रेड होगी, और आपस में ही लोग लड़ गए, जिसके कारण लोग हारने के कारण क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने मुगल की आदि की थी, इसमें हारने और तो रुक गए, बल्कि कुलाबत मर डाला वहाँ पे, फिर हुई एक ट्रिटी इलाहाबाद की सदी। उस ट्रिटी के तहत बंगाल बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार यानी दीवानी राइट्स अंग्रेजों, तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के दो ही अधिकार है, एक रेवेन्यू कलेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ से शुरू होता है डुअल गवर्नमेंट में कॉल, रेवेन्यू कोई और कलेक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कर रहा सब दिया क्यों उनको, मतलब एक्सेस क्यों दिया करेंटली जो? है। तो हार गए कि नहीं लोग, अच्छा नहीं नहीं, मतलब हार गए थे इसलिए हार गया तो वो हार रहे, आप हारे हुए हैं, तो आप तो समझौता कराए ना, तो हमने कैप्चा नहीं किया, वो है बस कैप्चा, वो ये धीरे धीरे रखने भाई, मेरी समझते से पहले की साइड को लाने पर रेवेन्यू कलेक्शन डाली रहा, और नरमुद्दौला नाम का एक पपेट में वहाँ बिठा दिया। अब भैया एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहा है, अब पैसा ही तो है। मान लो कोचिंग है, फीस जो है आप जमा कर रहे हैं, और फीस वो लोग लेके चले गए, मैं आऊँ जिसकी कटिंग में तो कोई पैसा भी नहीं हुआ है, मैं बढ़ाने आऊँ तो यार मार्केट आधा पढ़ाई है, लेकिन मार्केट ही नहीं है, पैसे ली क्या क्या, पैसा कोई और नहीं जा रहा है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी किसी और की थी,
और रिबेली कोई और सड़क चल रहा है, खाने में जा रहे हैं, कह रहा रिपोर्ट पेन ये हो, उन्हें अरे ऐसे से ना ये हो गए। तो बाद में इसी खराब एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा करके उन्होंने लैंगलॉर को पूरा, ये है ऐसे से अपना बहुत सबसे बड़ा पॉइस अंग्रेजों में करता है। अब जब मेमोर आया धीरे धीरे फिर वो सब चीजें सेटल हुई, तो इस बीच क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक्चुअली प्राइवेट कंपनी थी, उसे बहुत सारा लोन दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, तो वहां से कार्य एक्टिव होता है। लेकिन वो देखा, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा यार कि कंपनी लोन पे लोन दिए जा रही है, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो अमीर हुए चले जा रहे हैं। कंपनी दरी हो रही है, कंपनी की लोन नहीं हो रही है, क्या चक्कर? हाँ, क्यों बोलो, बहुत सारा करप्शन इन्वॉल्व है, जो वहां से पैसा आ रहा है वो सिर्फ कैसे आ रहा है, कंपनी को फायदा नहीं देगा। तो उन्होंने पूछा कि इस कंपनी का कंट्रोल करना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया कि पहला एक एक्ट पास किया 1773 में, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसका जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो उस समय उस एरिया का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। ध्यान रहे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर एट द टाइम, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, और इसी में बोला गया है भैया ये जो तुम लोग रूल कर रहे हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम लोग ये अधिकार तुम्हें दे रहे हैं 20 साल, एंड आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बी रिव्यूड, 20 साल बाद हम उसको रिव्यू करें। इसीलिए अब याद करने की जरूरत नहीं है, ये बताया हर 20 साल बाद 1793, 1813, 1833, 1853 एक चार्टर एक्ट तक हर 20 साल। वो चार्टर एक्ट क्या करता था, 20 साल को लेकर बढ़ा देता था अधिकार। ठीक, और बसों कैन भी स्टेडी थी ये होते हम भी बड़ा और सोशल डेवलपमेंट क्वालिटी का हिस्सा है, तो कुछ तो चेंजेस होते। ठीक, और इसी में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, सेंट्रलाइज किया गया सिस्टम। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर था। 1828 से 1835 स्टार्टेड योर है, इसीलिए ऑटोमेटिकली पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब आता थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी चलती। 1853 वाले में ये नहीं बोला था कि 20 साल की भी दिया है, सो क्योंकि उस समय लॉर्ड डलहौजी का पीरियड था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 था, उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लास लेकर आया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लास क्या है, इसके पहले लॉर्ड डलहौजी साहब सब्सिडियरी अलायंस लाए। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, वो ब्रिटिश पैरामाउंसी को एस्टेब्लिश करना चाहता था। वो देशी जितने भी राय महाराजा है उनमें कहता था भैया तुम मान लो कि तुम ब्रिटिश साम्राज्य तुमसे ऊपर है, हम तुम्हारी सुरक्षा के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसी करेंगे? एक आर्मी आपके कैपिटल में रहे, ठीक, यूरी शादी, उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, और एक ब्रिटिश, मेरा रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते थे, वो रहेगा, वो आपको सलाह दे। ये काम राजा को भी तो कर सकता कि अभी से खर्चा उसी को उठाना है, सब कुछ उसी को उठाना है। लेकिन इस केस पे क्या था कि बगल वाला हमला करेगा तो वहां कामी सेना यहाँ भाई उड़ा सकते हैं ना ब्रिटेन वाले, इस तरीके से ये सिस्टम शुरू हुआ पहले तरीके से। डलहौजी ने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप पे ये था कि अगर कोई भी राजा है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो बेटा नहीं है, तो क्या होगा कि वो वायोप्सी गोद लेते हैं, तो गोद लेके तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन अगर नहीं मिली, उत्तराधिकारी नहीं है, दैट स्टेट विल लैप्स टू ब्रिटिश इंडिया, मतलब टू लैप्स का दम मिल जाएगा ब्रिटिश इंडिया, और परमिशन होती नहीं। यही वो कारण था कि झांसी की रानी का विरोध क्या था, यही था कि उन्होंने बोध जो लिया था फिर गंगाधर राव को यहाँ आई था। तो इनके फादर जो क्या गंगाधर सर आज नहीं करना। गंगाधर राव लड़े भाई जो भी है, तो याद है वो जो है इसीलिए जो है वो रिवोल्ट करी थी, क्योंकि उधर आज झांसी मिलने वाला। कानपुर में नाना साहब एक कोल किया था कि सारे लोग रिवोल्ट अपने हित के लिए किए थे, कोई फ्रीडम स्ट्रगल जैसा कोई कहानी हिस्ट्री में सब का दिया गया। ठीक है, ये सब अपने अपने लड़ रहे हैं, और झांसी की रानी दरवाजे मिलाए जा रहे हैं, लड़ रही। ये कांदो में नाना साहब ने रिपोर्ट किया था, है कि नहीं पता? तो नाना साहब कौन थे? जब पेशवा वगैरह का जो कहानी चल रहा था, उसी में जो पेशवा बालाजी भी सुना, बालाजी बाजीराव सेकेंड एक आया पेशवा, उसके समय में अंग्रेजों ने उसको हरा दिया। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर के बाद वो साम्राज्य बिला लिया आधे में,
और पेशवा को वहां से क्या मौके है दूसरी जगह भेज दिया है ना, तो उस एरिया से शिफ्ट करना था, कहीं को गड़बड़ ना हो। कि उन्होंने कानपुर के पास बिठूर एक जगह है, वहां पे उन्होंने जागीर दे दी। ठीक है, कि जागीर आपको दे दी जाती है, आप बाहर आइए और पेंशन दे दी। ठीक है, अब जब वहां पे थे तो उसका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था नाना साहेब। ठीक, अब वो नाना साहेब जो है, जब पेशवा की डेथ हुई तो पेंशन रुक गई, कि नाना साहब को पेशवा पेंशन रिस्टोर कर ली, लेकिन उन्होंने वो माने कर ही दी थी। समझ में आया? और चूंकि मैंने आपको बताया ये मराठा कन्फेडरेसी थी, ये सारे नो मराठा से सिंधिया मराठा कन्फेडरेसी का आलम ये था, सिंधिया बड़े राजा से इस एरिया के, उनके अंडर में झांसी था। ठीक है, तो ऐसे कर दे साहब वो राजा, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे राजा जो उससे उसको मानते तो साहू को सम्मान देख, तो इस तरीके से झांसी और ये मराठा ईस्ट है पेशवा वहाँ गए हुए सिंधिया आ लिए। झांसी की रानी कमतस पड़ी हुई शायद पड़ी कभी। हम्म? वही है ना, खूब लड़ी इधर। ये सॉरी, हाँ ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। उसमें थी लाइन आकी, नाना के संग खेली थी वो नाना के संग, तो नाना कौन, यही नाना साहेब की बात हो रही है, पेशवा बेटे। ठीक है, तो मराठा से सभी पूछ जा, तो ये सारे लोग उस रिवोल्ट का पैना बन ला, अब ये बनना है। तो अंग्रेज सरकार को तो पता चल रहा है कैवट चल रही, इसीलिए उसने बोला तो भैया अब तुम्हें ये अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन कभी भी इंग्लिश गवर्नमेंट आपसे ले सकती है। वही हुआ 1857 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, और सप्रेस करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला जो भैया ईस्ट इंडिया का 1858 में ऑर्डर इशू हो गया, और ब्रिटिश साम्राज्य इंडिया के अंदर था, तो उसको मतलब क्वीन ऑफ क्वीन को जो है ब्रिटिश क्वीन क्वीन ऑफ इंडिया है उसका दिया गया, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को, इंडिया के साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य हारिए। तो वो भाई, अब उसके बाद जो एक्ट पार्टी शुरू हुए डाबो को, उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो पहला एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, फिर 1909 में मॉडल कंडो रिफॉर्म्स, 1990 में मॉन्टेन्यू जेंसोल रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930। इस तरीके से ये सारे एक्ट आते गए, इसमें चेंजेस होते गए, और धीरे धीरे अब ब्रिटिश साम्राज्य बल गया। इसके बाद हम लोग अवेयरनेस होनी शुरू की, एजुकेशन और बहुत सारी ऑटिस पैडल चल रहे पहले, उसी में फिर पीडर चल जैसा कुछ तो नहीं था उस समय। इन बाद में लोगों के अधिकार और सबको लेकर के कांग्रेस से सब इशू, उसके पहले इंडियन एसोसिएशन और कई सारे ऑरेशन बने जो इस तरह के स्ट्रगल्स की बात करते थे, जो मर्जों के बाद में 1885 में कांग्रेस बन के, कांग्रेस फ्रीडम की बात नहीं कर रही थी, नॉर्मल स्ट्रगल था, लोगों की राइट्स की बात थी। उस समय आइडिया ही नहीं था कि अभी रिप्रेजेंटेटिव जैसी कोई बात। और बाद में जब बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन लाल भी है, ये सब तो पूरे हुए, मदन मोहन लाल बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये मेन लीडर्स है जिन्होंने सेल्फ रूल की बात करनी शुरू की। इंडिपेंडेंस बात अभी भी नहीं हो रही है, सेल्फ रूल मतलब हमें अब ना अधिकार चीजें रूल करने का, ऊपर आ रहो पीले तकनी है। ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे अधिकार। अच्छा, स्पीच क्या हुआ 1905 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता हूँ। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्यों बंगाल हुआ, क्योंकि बड़े वो हो गए थे मूवमेंट की, ये बात हो रही है, राइट्स वगैरह की बात हो रही है, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो अब लगा कि भाई ये बेंगाल सबसे ज्यादा अवेयर स्टेट था, पढ़ाई लिखाई कॉलेज और सब नमी सर्विस कैसे कलकत्ता ही तो कैपिटल था उसका। तो लगा कि भाई ये लोग डिमांड कर रहे हैं प्रेस बना, प्रेस यूअली बना, उसी एरिया में लोग अखबार पढ़ने और सबसे अवेयरनेस पहली शी की। तो लगा कि यार कैसे बांटा जाए समाज, तो सबसे पहला मूवमेंट लगा कि यार हिंदू मुस्लिम भी बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेंट था, वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा था वो, वेस्ट बंगाल मतलब इन बूढ़ी बिहार भी हिस्सा हिंदू डोमिनेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के नाम पे पहली बार पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन के साथ। उस पार्टीशन का विरोध होना शुरू हुआ भयानक, और एक मूवमेंट चला है जिसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, उस स्वदेशी मूवमेंट में ही एक
आनंद मठ नामक एक किताब लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ एक किताब लिखी थी जो 18 सेंचुरी में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था आसाम में, उसको थीम बना के किताब लिखी गई थी आनंद मठ। उस आनंद मठ के अंदर एक पोएम थी वंदे मातरम। उस वंदे मातरम का जो एक स्टेंजा है, जो ये अभी राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को ही उन्होंने उस मूवमेंट का सॉन्ग बनाया था। ठीक है, पहली बार स्वदेशी मूवमेंट, बड़े रेप के मूवमेंट पूरा। तो अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, तो ये हो नहीं पाए। तो उन्होंने थोड़ी साजिश करी, फिर 1906 में मुस्लिम लीग बना। मुस्लिम लीग ढाका में बना था, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में बना है, ढाका में मुस्लिम लीग का टाइम 1906। और फिर धीरे धीरे ये बात सुन बोलनी शुरू हुई। फिर उन्होंने थोड़ा और करने के लिए सिस्टम को क्या किया, 1909 में जो मॉडल विंडो रिफॉर्म्स आया। अच्छा, जब 1858 में जब ब्रिटिश इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, तो वहाँ भी एक मिनिस्ट्री बनी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, अलग अलग मंत्रालय होते थे। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स करके एक मंत्रालय है, उसमें जो मंत्री होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उस समय से जो भी बड़े ऑर्डर इशू होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और या इंडिया में गवर्नर जनरल, इन दोनों का नाम रहता था। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में मिंटो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड मॉडल वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया स्टेट। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये क्या सिस्टम है भाई? इसमें क्या है कि किसी एरिया में फिक्स हो गया यहाँ पे से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो। ये तो अभी भी होगा एस टी एस सी के लिए, वो तो रिजर्वेशन हो, ये वोट तो सब लोग देते हैं। उसमें क्या मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, वोट सिर्फ मुस्लिम लोग देंगे। तो जब सिर्फ मुस्लिम दे रही है तो उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं से के लिए होगी ना, मुस्लिम के लिए। तो अगर मान लो समाज में फिर बंटवारा शुरू हुआ, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इनको गाली देगा, ये सपोर्ट करेगा, समाज में लड़ा शुरू हो। ये कहानी शुरू हुई 1900। इसीलिए 1914-15 में पहली बार इंडिया में कम्युनल राइट्स का इतिहास में पहली बार आया थी। धन या आधार पर मारकुटोरी शुरू हुई उस समय, क्योंकि ये शुरू हो गया। अब ये चूंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तो इसीलिए 1919 के उन्होंने क्या किया, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। सिखों फिर उसके पहले तक से कि हिंदुइज्म का पार्ट ही थे। इवन जो गुरुद्वारा वगैरह थे उनमें महंत हुआ करते थे, जो नॉमिनेट बिदारी महंतों के अंडर में था। गुरुद्वारा मूवमेंट हुआ 1924 तक। तो ये हमें इन्होंने फिर उसके बाद ये किया, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टेड बिल। इस तरीके से चीज़ें चलती है। इसी नीचे अब 1922-23-24 के आसपास जो क्रांतिकारी मूवमेंट है, भगत सिंह, जैसे